1 फैराडेज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज इज 1.602 10 raised to power -19 coulombs। तो आपको चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.022 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा? There is going to be 1.602 10 raised to power -19 into 6.022 10 raised to power 23। सॉल्व करके बताओ what should be the answer? Calculate the value। into 10 raised to power 4। 9.6 into 10 raised to power 4। जरा इसको थोड़े से डेसिमल प्लेसेस और सॉल्व करोगे? जरा 2-3 डेसिमल और करना। 96385। इसका मतलब ये बन जाएगा 96385 कूलम्स। इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लेके चलते हैं 96500 कूलम्स। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि 96500 कूलम्स। हाँ जी बेटे बोलो। 96485। 485 आ रहा है, पक्का चेक कर लिया? कितना आ रहा है? 9.96। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है? ये तो हमने फिजिक्स में भी किया था 1 फैराडे। तो हाँ ये तो इतना ही आया था। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? जस्ट गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लाई करो ना बेटे। मुझे तो जो भी मल्टीप्लाई करके लाओगे लिखेंगे हम यही, लेकिन यहाँ पे तो जो भी मल्टीपल आ रहा है वही लिखना है। करो जरा। हाँ जी बेटे कितना आ रहा है? 485 आ रहा है या 385 आ रहा है? बोलो क्या हुआ? अब इसको जब आप राउंड ऑफ करते हो तो आप ये लिख लेते हो, वो आपसे कहते हैं कि दिस इज 1 फैराडे। अब न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैराडेज कॉन्सेप्ट। अब देखो सोडियम 1 पॉजिटिव कन्वर्टेड टू सोडियम, ये बात सही है कि तुम्हें पता है? आपको ये पता है कि अगर 1 मोल सोडियम आयंस होते तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता? तो हम कहते हैं गेन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। क्या तक पता है सबको? ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपके पास 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड।
यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 1 फैराडे चार्ज यूज हो रहा था। 1 फैराडे चार्ज का मतलब है 96500 coulombs charge. The charge used here is 96500 coulombs. तो आपके पास जब हम 1 मोल सोडियम आयन से सोडियम बनाएंगे तो चार्ज कितना यूज हुआ? 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96500 coulombs. चार्ज यूज होगा। हाँ, इतना चार्ज इसको चाहिए, यानी सोडियम आयन इतना चार्ज कंज्यूम करेगा, गेन करेगा, तब जाके वो सोडियम मेटल बनेगा। तो मैम 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन है ना? हाँ, तो मैम वो मतलब 1 मोल मेटल के लिए है इतना चार्ज। 1 मोल सोडियम आयन तो नेचुरल है 1 सोडियम मेटल बनेगा। वो कह रहे हैं कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो चार्ज रिक्वायर्ड इज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल के चार्ज की वैल्यू क्या निकाली? 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना होता है? 96500। ठीक है, समझ आया? जैसे समझ नहीं आया, मैं एक बार दोबारा बताऊं। बेटे अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम आयन होता तो आप बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती? बताओ। टू पॉजिटिव से 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और मैम इनटू 1 मोल भी आएगा। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक कैल्शियम आयन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो 1 मोल कैल्शियम आयंस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन होते तो आप कहोगे 2 into 96500 coulombs, or we can say 2 Faraday charge. The quantity of charge required for the process is either 2 Faraday or 2 into 96500 coulombs. So how many Faradays are required? In equation आएगा how many Faradays या how many coulombs are required for the given change. जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 1 mole MnO4 negative is converted to manganese 2 positive. बताओ how many Faradays are involved? कितने Faradays का चेंज होगा? करो। मैंगनीज यहाँ पे +7 था, यहाँ पे 2। 7 से 2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन मतलब हो गया 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 5 फैराडेज, दैट मीन्स 5 into 96500 coulombs. बताओ जी, यहां तक समझ आया? इज इट क्लियर? अब अगले क्वेश्चन में आपके पास है एल्युमिनियम Al2O3 से एल्युमिनियम। अब मुझे सोच के बताओ, ये मैंने आपको 0.5 मोल दिया है, वो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड? 3। हाउ मेनी एल्युमिनियम? 2। 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। अब अगर 1 मोल होता तो 6, और आपके पास 0.5 मोल है, इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 3 फैराडेज और 3 into 96500 coulombs. So this much of the charge is required for this change. आप बताओ फैराडे का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हम एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। अब आप बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट इन फैराडे?
मैम इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होंगे उतना फैराडे में यूज होगा। यस, बिल्कुल ठीक। लेकिन ध्यान रखना है मोल्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है फिर तो ठीक आ रहा है ना, फिर मोल्स कम ज्यादा हुए तो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटे, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में मोल्स की गिवन है तो मोल्स मतलब में निकालने भी पड़ सकते हैं। हाँ मोल्स गिवन भी हो सकते हैं, निकालने भी पड़ सकते हैं। ओके। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें मोल गिवन है और आप फैराडेज निकाल रहे हो, फिर बाद में हम वो टॉपिक करेंगे जिसमें फैराडेज या चार्ज गिवन होगा और हम मोल निकाल पाएंगे, राइट। चलो लिखो जरा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.12, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.12 देखिए, एंड देन वी हैव 1.4। यह आप खुद कर लोगे कि मैं भी क्लास में करवाऊं? हाँ, एक बार ट्राई जरूर करना, इजी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू इट। दोबारा देख लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.12 एंड 3.14। ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आराम से हो जाएंगे। और एक आपने करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.12, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.12 नोट कर लिया। Now we move on to the topic electrolysis. अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। There is the heading electrolytic cell. बेटे जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हो, यानी हमारा अगला टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब है एक ऐसा सेल या एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके हम केमिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, यानी अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू गेट सम केमिकल चेंज। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, लिटिक मीन्स टू ब्रेक, यानी करंट की हेल्प से कुछ ब्रेक करना है तो हम कहेंगे इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास एक कंटेनर होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक बैटरी के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। देयर इज 1 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोड्स, 1 battery and these are all connected in this manner. ये जो बड़ी वाली रॉड है दिस इज कॉल्ड एनोड और ये छोटी वाली रॉड को हम कहेंगे कैथोड। और ये जो पानी सा हमने शो किया दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा है। और ये जो रॉड्स है, जो पॉजिटिव वाली रॉड है उसको हम कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव वाली रॉड है उसको हम कहेंगे कैथोड। तो आपको ये एक कैथोड है, एक एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास हम कहेंगे करंट क्या हो रहा है, इज यूज्ड अप, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है तो पोटेंशियल यूज होगा और इसमें जो रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन कंडक्टेड इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी करंट के साथ जो आप रिएक्शन कंडक्ट करना चाहते हो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो जो अपने आप नहीं हो सकता। जब मैं कहती हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस उसका मतलब होगा डेल्टा जी नॉट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जब कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही होती है तो हम कहते हैं उसका डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, इट्स डेल्टा जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और इसका ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल
which is named as E naught cathode minus E naught anode, ये उसका फॉर्मूला है, ये हमेशा नेगेटिव आता रहेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में डेल्टा G नॉट हमेशा पॉजिटिव आता है और E नॉट सेल इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी बताया था ना, E नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक ऐसे, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप नहीं हो सकता, अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन इट्स ओन, जो अपने आप नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है जो अपने आप हो सकता है, जैसे सनराइज अपने आप हो रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज है। हवा अपने आप चलती है, स्पॉन्टेनियस चेंज है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इट इज ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस, क्यों कह सकते हो। और बहुत सारे काम, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, स्पॉन्टेनियस। पानी नीचे से खुद उड़ के ऊपर चला जाता है, भाप बनती है, बादल बनते हैं, स्पॉन्टेनियस। अगर उल्टा करना हो, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी नीचे से ऊपर ले जाओ, तो क्या अपने आप जाएगा? तो आंसर इज नो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी। जब मैं मोटर लगाऊंगी इसका मतलब मेरा प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है। जब तक मोटर ऑन रहती है, ऑन कर दो मोटर, तो फिर तो पानी ऊपर चढ़ेगा। मोटर ऑफ कर देंगे, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है, यानी थर्मोडायनेमिक्स कहती है स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप हो सकता है, जिसके हो जाने के लिए उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी ही काफी है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन? वो जो अपने आप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब पढ़ते हो, आप में से कुछ बच्चे बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं। जब उनके पेरेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी इसे कहा ही नहीं पढ़ने के लिए, ये खुद ही पढ़ता है, ये अपने आप ही पढ़ने बैठता था, ये खुद ही अपने नंबर ले आता था। इसका मतलब दैट किड इज स्पॉन्टेनियस टुवर्ड्स स्टडीज। हो सकता है वो बच्चा खेलने के लिए स्पॉन्टेनियस ना हो, तो वो कहेंगे कि हम तो इसको कहते हैं खेलने जाओ, लेकिन ये आता ही नहीं है। तो हम कहेंगे किसी एक प्रोसेस के लिए जब हम खुद ही करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, धक्का स्टार्ट, जब तक कहते रहो पढ़ते रहते हैं, जब कहना बंद कर दो पढ़ना बंद कर देते हैं, तो हम कहेंगे दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आपकी आवाज कट गई। हाँ जी बेटे। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको करवाने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जब तक आप उसको एनर्जी देते रहोगे वो चलता रहेगा। जैसे आपने उसको एनर्जी देना बंद किया, वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या नमक से अपने आप सोडियम और क्लोरीन गैस बनेगा? पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। मान लो मैं इसे पिघला भी दूं तो भी सोडियम और क्लोरीन नहीं बनता है, यानी ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जब मैं बोल रही हूं ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। अब मुझे पता कैसे चला कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? वो आपसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, E नॉट ऑफ सोडियम, सोडियम का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है मेरे पास 2.71 माइनस 2.71, और जो E नॉट Cl2 है, E नॉट Cl2 टू Cl नेगेटिव, ये वैल्यू है प्लस 1.36 वोल्ट। हमारे पास जो एनोड है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सोडियम 1 पॉजिटिव से किस पे गया? 0। क्या हो गया उसकी? रिडक्शन। और Cl1 नेगेटिव से गया 0, तो क्लोराइड की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे जो एनोड होता है उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन, एंड एट कैथोड
रिडक्शन। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या बनेगा, कैथोड की एनोड? रिडक्शन हो रहा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या बनेगा, बोलो। यस, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका मतलब सोडियम वाली जो वैल्यू है वो मुझे किसकी जगह पे रखनी है, कैथोड, और क्लोरीन की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी एट एनोड। ये आ गया -2.71 वोल्ट एंड दिस इज +1.36 वोल्ट। जरा सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। कितना आएगा, करो सॉल्व। 2 पॉइंट्स, हाँ जी, -4.07 वोल्ट। अब ये वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रही है, डू यू एग्री दिस इज नेगेटिव? और मैंने आपसे कहा था ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस क्या होता है, 3.07 आ रहा है। 3 आ, कैसे, दोबारा करो। मैम ये डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बेटा। पहले बताओ -4.07 आ रहा है कि नहीं, पहले ये सॉल्व करो। बच्चे तो हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस मैं गलत कर सकते हैं। करो, 6 + 1 7, 7 + 3 10, कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4। ये तो आ रहा है ना, ठीक आ रहा है। हाँ जी बेटा, ध्यान से क्या करो। तो अब आपके पास ई नॉट नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी इस प्रोसेस को करवाने के लिए आप जब तक करंट पास करते रहोगे तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, यानी बिना करंट के ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर आपने करंट पास नहीं किया, यानी आपने उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? हाँ जी बच्चे, चलो अब आप पहले फिर से देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। इसमें करंट यूज होता है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जब लिखते हैं तो ये सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अब ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है, लिख लो, -NF ई नॉट सेल। अब बताओ अगर ई नॉट नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट अपने आप ही क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट और नॉट? तो ई नॉट सेल आपके पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है ना। F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट 96500। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कहेंगे सोडियम 1 पॉजिटिव से सोडियम 0, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। हाँ जी बेटे, N क्या है यहाँ पर? N क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। लास्ट क्लास में कराया था ना, N क्या होता है? S कहाँ है, मैंने क्या लिखा? F is Faraday's constant. F is Faraday's constant. तो डेल्टा जी नॉट में F क्या हो जाएगा, 96500। तो मेरे पास डेल्टा जी नॉट आ रहा है -2 × 96500 into -4.07 and that will be the value in joules. ये जो आप सॉल्व करोगे जूल्स में आ जाएगा।
तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या कंडीशंस है। हाँ जी बेटे बोलिए। किस चीज को बेटे? सोडियम 1 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने सोडियम है यहाँ पर? तो Cl नेगेटिव के नहीं खींचेंगे तो भी नहीं लो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा ना। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वहां पे 2 तरह की इलेक्ट्रोड्स हैं, तो आप कहते हो इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकती है और इलेक्ट्रोड कैन बी कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। एनोड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कैथोड इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसीलिए वो नेगेटिव है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और यहां पे हमेशा रिडक्शन होगी, रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, one is anode and cathode, another is cathode. इलेक्ट्रोड्स फिर 2 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। एक होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक कैटेगरी होती है पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स। वन इज नेम्ड एज इनर्ट एंड द सेकंड इज नेम्ड एज पार्टिसिपेटिंग। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड देन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है वो इलेक्ट्रोड जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आप कहोगे जैसे प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट है, तो ये रिएक्ट नहीं करती। These are not reacting electrodes। अब पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोड है या कॉपर का रॉड है, तो these are reacting। तो आप कहोगे these are going to participate in the reaction। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड, और अगर नहीं करती है तो हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो प्लैटिनम या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स होती हैं पार्टिसिपेट, अच्छा कर लिया ठीक। तो these are not participating platinum and graphite, जबकि आपका जो सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमने कहा इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी तो चाहिए, बिना इलेक्ट्रोलाइट के तो कुछ नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या सिस्टम है? तो हम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है हैविंग आयंस, जिसके पास भी मोबाइल आयंस हो, आयंस चल सकते हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आयंस की वजह से आप कहोगे गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। हाँ बेटे ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट बेटे आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है मोल्टन सॉल्ट और एक हो सकता है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे अगर आपने लिख दिया NaCl मोल्टन, तो ये पिघल गया है एंड इट इज अ गुड कंडक्टर, इट्स अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम लिखते हैं NaCl एक्वस, तो भी ये गुड कंडक्टर है, आयंस है इसके अंदर। वी कैन राइट कॉपर सल्फेट एक्वस, वी कैन राइट सिल्वर नाइट्रेट एक्वस,
तो ये सब मोल्टन सॉल्ट है, तो हम लिख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन, Al2O3 मोल्टन। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कोई भी सेल अगर काम कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सेल का डिस्क्रिप्शन, एक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं वो पता होना चाहिए, उस रिएक्शन में ई नॉट वैल्यूज अगर दी है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ई नॉट वैल्यूज का हमने क्या करना है, और उस रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो पक्की बात है वो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है, डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ई नॉट सेल आएगा नेगेटिव। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ जी बेटा, एनी डाउट? ये जो मेथड है अभी पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला, ये सिर्फ आयनिक का पक्ष साथ यूज होता है। नहीं, कोवेलेंट भी जिनके आयंस बन जाते हैं, अगर मान लो आपने एसिटिक एसिड लिया तो उसमें भी तो H पॉजिटिव आयन बन जाते हैं ना, तो उसमें भी हो जाएगा। हमें तो बस उसमें करंट पास करना है, राइट? जल्दी से इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करेंगे, एकदम से इसको फटाफट से शुरू से लेकर अब तक जो मैंने कराया उसको एक बार देखो। हाँ जी बेटा। मैम ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड है, मैम ये क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया गया है? इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ही नहीं करता, प्लैटिनम कभी रिएक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट रिएक्ट नहीं करता, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। और पार्टिसिपेटिंग में मटेरियल के बेसिस पे किससे बनी हुई है, तो आप कह सकते हो, आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, आपने किस चीज की मेटल बनाई है, जैसे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कोई तो केमिकल यूज करोगे ना, तो आपने जो मेटल यूज किया है, अगर आपने प्लैटिनम यूज कर लिया, ग्रेफाइट कर दिया तो इनर्ट, अगर आपने सिल्वर या कॉपर यूज किया तो पार्टिसिपेटिंग, राइट? शुरू से लेकर फैराडे से लेकर अब तक जितना मैंने कराया उसको एक बार देखो, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। जब आप मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो नेचुरल है, आपके पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस। ये मोल्टन सॉल्ट के अंदर यही 2 आयंस हो सकते हैं, और तो हमने कुछ डाला ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, आपके पास 2 रॉड्स हैं, यू कैन टेक प्लैटिनम रॉड्स, मान लो ये प्लैटिनम की रॉड्स है, और आप इमेजिन कर रहे हो कि यहां पर Na आयंस और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। Here we have sodium ions and chloride ions. ये आयंस यहां पड़े हुए हैं। जब आप बैटरी ऑन करोगे तो बताओ करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? Is it going to be a good conductor or the bad conductor? Good conductor, right? तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड कंडक्टर, इट मीन्स करंट फ्लो कर जाएगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटे, जो केटाइन है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स कैथोड, तो आपका कैथोड ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो केटाइन चला जाएगा कैथोड की तरफ और एनाइन अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ। तो केटाइन विल गो टुवर्ड्स कैथोड एंड एनाइन विल गो टुवर्ड्स एनोड। तो हम कहेंगे एट कैथोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो कैथोड पे सोडियम आयन पहुंच गया था। अब जब सोडियम आयन वहां पहुंच जाता है तो सोडियम आयन कैथोड पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा सोडियम। कैथोड कैसी है, नेगेटिव है ना, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच रॉड है, तो हम कहेंगे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो वहां पे रिडक्शन होने वाली है, तो हम ये कहेंगे इट्स गोइंग टू बी रिडक्शन टेकिंग प्लेस ओवर देयर, तो यहाँ रिडक्शन होगा। सोडियम 1 पॉजिटिव विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वी गेट सोडियम।
तो कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिलेगा। अब हम कहेंगे एनोड पे सोच लेते हैं। एट एनोड, एनोड पे हमारे पास है Cl नेगेटिव, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वी गेट Cl, तो आपको ये एनोड पॉजिटिव है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहां पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर। अब यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई, दिस Cl इज नॉट स्टेबल, ये Cl एक और Cl को गेन करता है और वी गेट क्लोरीन गैस, तो आप कहोगे एनोड पे बन जाएगी क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम मेटल बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी, इट मींस ये प्रोसेस हो गया। ओवरऑल चेंज क्या हुआ, हम कहेंगे ओवरऑल देखा जाए तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वी गेट सोडियम एंड Cl negative 2 times minus 2 electrons we get Cl2। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट Cl2। अब जब दोनों को ऐड किया तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं? नहीं ना, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगी ना। तो ये रिएक्शन बन गया है 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव अस Na प्लस Cl2। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन हियर। अब आप मुझे सोच के बता सकते हो कि व्हाट इज द N फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट इज N फॉर दिस रिएक्शन? कितना है? यहां इसको देखो, इस रिएक्शन दो इलेक्ट्रॉन का गेन और 2 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो what should be the value of N? Now what is the value of N for this reaction? 2 सोडियम, तो नेचुरली 2 सोडियम तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना बेटा। ठीक है, अब E नॉट इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया। अब मुझे बताओ E नॉट सेल मतलब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का E नॉट कितना आएगा, बोलो? कैथोड माइनस एनोड कितना है? अभी करके हटे थे आप 4.07 ऐसा कुछ आया था। मामा हम लोग प्लस का साइन दिया। हाँ ये तो प्लस ही है। फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो ये माइनस तो पहले से है ना फॉर्मूला में, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड करना था ना मैंने। यस मैम। अब ये आ गया माइनस 4.07। अब मुझे बताओ कि क्या E नॉट की वैल्यू को इस बात से फर्क पड़ता है कि बैलेंसिंग चेंज हो गई? तो ये ध्यान रखना है, जब भी बैलेंसिंग 2 आ जाए 3 आ जाए उससे E नॉट को फर्क नहीं पड़ता, इट्स गोइंग टू बी सेम। तो E नॉट सेल भी आ गया, N भी आ गया। कैन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट? निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। अब E नॉट क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। E naught is negative, E naught cell negative, therefore non-spontaneous.
तो बताओ डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, और वो भी क्या इंडिकेट करेगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पॉजिटिव से क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई नॉट नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ, क्या इस रिएक्शन को बिना करंट के, विदाउट द यूजेज ऑफ दिस बैटरी, क्या हम इसे करवा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ये तभी तक हो सकती है जब तक वहां पे क्या होगा? करंट। जब तक आप करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते रहोगे तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहां तक हमारा एक टॉपिक कवर हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब आप करो जरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड करके देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अब हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन है, तो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? सबसे पहला पार्ट तो यही है कि वहां पे आयंस कौन से होंगे। बोलो। इफ इट इज कैल्शियम क्लोराइड तो मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में आपके पास होगा calcium 2 positive and chloride ions। कैल्शियम कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड एनोड की तरफ। अब बताओ at cathode what reaction you are going to write? बोलो। कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाएगा कैल्शियम। इसका ई नॉट है -2.87 वोल्ट। बाकी सारी वैल्यू सॉल्व करो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, देखो आपको समझ आया कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे प्रोसीड करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम हमें पोटेंशियल की वैल्यूज नोट करनी है? नहीं बेटे, गिवन होंगी, दीज वैल्यूज विल बी गिवन टू यू। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपको सिर्फ क्योंकि एक टेबल गिवन होता है, जैसे एनसीईआरटी में देयर इज अ टेबल गिवन टू यू, तो हम उस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वहां पे जब बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो उसमें वैल्यूज गिवन होती हैं। करो सॉल्व। चेक योर आंसर्स। ठीक आ रहा है सबका आंसर? क्या आपका एन आपको समझ आ रहा है 2 आएगा?
तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। यहाँ पे आपको एक ही तरह के आयंस दिख रहे हैं और आप उसका प्रोसेस कर रहे हो, बड़ा इजी सा लग रहा है कि हाँ कैल्शियम आयन है तो उसकी रिडक्शन कर दी, क्लोराइड आयन है तो उसकी ऑक्सीडेशन कर दी और फिर दोनों को ऐड कर दिया तो एक ओवरऑल रिएक्शन नजर आ गया एंड वी कैन सॉल्व द ई नॉट वैल्यूज आल्सो। ठीक है, अब मैं आगे मूव करूं। एक मिनट इसको नोट कर लें। ओके Done? बैंक हो गया नोट? यस मैम। हाँ जी बेटा, अब मुझे मोल्टन Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करनी थी और Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत ही हाई था तो पिघल ही नहीं रहा था। तो Al2O3 हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो हमने क्या किया, therefore some impurities are added, some impurities are added to it। हमें पता है चैप्टर सॉलिड स्टेट कहता है कि अगर आपने Al2O3 में कुछ impurities डाल दी, CaF2 डाल दिया, कैल्शियम फ्लोराइड, and you can add NaAl, Na3Al, some impurities are added to it in order to lower the melting point। क्योंकि जब भी हम कुछ impurities ऐड करते हैं तो वो जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि impurities डालने से क्या होगा, impurities डालने से उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो Al2O3 प्लस कैल्शियम फ्लोराइड एंड क्रायोलाइट, हम इसे बोलते हैं, दिस इज नेम्ड एज क्रायोलाइट। ये आपके पास है कैल्शियम फ्लोराइड, आपने अभी चैप्टर सॉलिड स्टेट में किया, इट इज कॉल्ड फ्लोराइड। तो फ्लोराइड और क्रायोलाइट की इम्प्योरिटीज को ऐड किया, these two are acting as impurities। तो अब आप बताओ impurities डालने का एक पर्पस क्या है, in order to lower the melting point। दूसरा पर्पस क्या होता है, to increase the conductance। दूसरा क्या होता है कि impurities डालने से वहां पे डिफेक्ट्स आ जाते हैं और हमें पता है जब डिफेक्टेड क्रिस्टल्स बनते हैं तो वहां पे कंडक्टेंस बढ़ जाती है, आयंस बढ़ जाते हैं। जरा देखो, इसमें एल्युमिनियम आयन था, यहाँ पे कैल्शियम आयन भी आ जाएगा, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन, फ्लोराइड आयंस, यानी बहुत सारे आयंस एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। जब इतने सारे आयंस होंगे तो डेफिनेटली कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो तो उसको कम कैसे करेंगे, हाउ टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक सॉलिड। तो हमारा आंसर होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अब हमने इसमें करंट पास करना है तो हमें देखना पड़ेगा आयंस प्रेजेंट। तो बेटे कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे आयंस प्रेजेंट आर, एक तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, देन यू हैव फ्लोराइड आयंस और ऑक्साइड आयंस। यही आयंस हो सकते थे और कोई आयन बन नहीं रहा ना, यस और नो। ठीक है जी, इज इट क्लियर?
अब आपसे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे सिचुएशन में यानी इस पूरे कंसेप्ट में केटाइंस का नंबर बहुत बढ़ गया है, 3 तरह के केटाइंस आ गए हैं, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। अब एट कैथोड इन तीनों को जाना चाहिए, 1 2 3, तीनों वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन तीनों में से इलेक्ट्रॉन किसी एक को ही मिलेंगे, एंड दैट इज द रूल ऑफ नेचर कि विनर इज गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स। जब ये तीनों वहां पहुंच जाएंगे तो इन तीनों में से अल्यूमिनियम इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी गेट अल्यूमिनियम, तो ये आपका अल्यूमिनियम आयन वहां पे रिड्यूस हो गया। रीजन फॉर दैट इज, देखो बेटा कैल्शियम का E0 मैंने अभी बताया था -2.87 है ना, इतने बोला था। सोडियम का E0 मेरे पास है -2.71 और अल्यूमिनियम का E0 हमारे पास है -1.66। तो केमिस्ट्री के रूल्स कहते हैं कि जिसका E0 कम है दैट इज हैविंग मोर टेंडेंसी, आप कह सकते हो ज्यादा, नेगेटिव साइन को साथ कंसीडर कर ले अगर हम, तो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा E0 इसमें से एल्यूमिनियम का है, तो मोर इज द E0 easy is to be reduced, इसका E0 ज्यादा है इसलिए ये सबसे पहले रिड्यूस हुआ, तो आपके पास एक टर्म बन गई हाई E0 वैल्यू ऑफ मेटल, that means reduced first। तो कौन पहले रिड्यूस होगा, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, E0 वैल्यूज चाहिए, और हमें पता है कि इन तीनों में से कम रिएक्टिव कौन है, which one is less reactive, अल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, इसलिए अल्यूमिनियम पहले रिड्यूस हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ कैल्शियम है, नंबर 2 पे सोडियम और नंबर 3 पे एल्यूमिनियम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, याद है आपको +1 में या 10th क्लास में भी आपने एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज यूज की थी, तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज थी जिसमें आप लिखते थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, उसमें केदारनाथ जरा देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, इसमें वो कहते हैं कि अगर ये सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले लेड जाएगा, अगर लेड नहीं है तो टिन जाएगा, अगर टिन नहीं है तो आयरन जाएगा, अगर आयरन नहीं है तो जिंक, जिंक नहीं है तो एल्यूमिनियम। अब मेरे पास था सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम, तो पहले कौन गया, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आयन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड आउट हियर, तो हमने कहा एल्यूमिनियम क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन यानी उसका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम चला गया। अब हम पहुंचे एनोड पे, तो एट एनोड हमारे पास बेसिकली फ्लोराइड आयन पहले गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये F बना, मुश्किल काम था लेकिन इसने करना पड़ा इसको, एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ F2। ये F जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, इसने क्या किया, ये F बनते ही Al2O3 से फिर रिएक्ट कर गया और ये बन गया AlF6 प्लस ऑक्सीजन। अब AlF6 प्लस ऑक्सीजन बन गया, अब ये जो O2 गैस है वहां पे इवॉल्व हो गई। अगर मैं वहां पे कार्बन पाउडर स्प्रिंकल कर दूं तो कार्बन पाउडर इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे कहते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे पहले फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन बना, फ्लोरीन एटम बहुत ही रिएक्टिव है, वो Al2O3 से रिएक्ट कर गया, वी गेट AlF6 प्लस, या आप कह सकते हो AlF3 प्लस ऑक्सीजन बना दो, चाहे आप मान लो 3 लिखा मैंने तो ये AlF3 बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये तो इवॉल्व हो गई, ये जो AlF3 बना है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इवॉल्व्ड ऑक्सीजन 2Al6 ऑक्सीजन फ्लोरीन 3/2 O2, ये ऑक्सीजन यहां रिएक्ट किया, ठीक है, और
ये भी कितना बन गया 3/2 और ये बन गया 3/2। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब करंट जब तक पास कर रही है सब अपने आप होता जा रहा है। आपको फायदा क्या हुआ, कैथोड पे आपको एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास है एल्यूमिना, यानी हम अगर Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाते हैं तो इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ये समझ आया बेटा? ठीक है। Yes, ma'am. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन एल्यूमिना। इसमें ओवरऑल रिएक्शन जो बना है वो देखो ऐसा है, Al2O3 प्लस कार्बन वी गेट एल्यूमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चेक कर सकते हो क्या ठीक आ रहा है? दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, यानी आपका नेट चेंज ये है। वो जो इम्प्योरिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं ओवरऑल रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रही। अब मुझे इस रिएक्शन का n बताओ क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस रिएक्शन? निकाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? निकालेंगे कैसे इस रिएक्शन में? डॉट्स रिएक्शन में 3 पॉजिटिव निकाल, 6 आएगी। कार्बन 0 से 4, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस हुए 3/2, n comes out to be 6। आ गया है। कार्बन 0 से 4 जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या आ रहा है, लॉस, और 3/2 मोल्स है, इनटू 3/2 किया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आ रहा है, 6 का गेन, 6 और 6 का एलसीएम लेंगे तो n is 6। अब बताओ क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? बोलो। यस, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, ई नॉट पक्की बात है नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब मैंने लिख ही दिया इलेक्ट्रोलिसिस तो इसका मतलब ही ये है इलेक्ट्रोलिसिस मींस करंट इज यूज्ड। करंट अगर यूज हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है। क्लियर? इस प्रोसेस को बोलते हैं Hall-Héroult process. This process is named as Hall-Héroult process of getting aluminium. तो Hall-Héroult process for aluminium ये आपके पास आ गया है। इस प्रोसेस में हम मोल्टन अलुमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम हर बार मोल्टन सॉल्ट यूज करेंगे? क्या ये इजी है? क्या हमें करना चाहिए था? या पानी में डालना ज्यादा आसान है? तो हमें समझ आता है कि नमक को पिघलाना तो मुश्किल है, लेकिन नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए तो इट्स वेरी इजी। नमक को पानी में घोलना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन नमक को इस तरह से पिघला के उसमें करंट डालना काफी मुश्किल काम है। तो अब क्वेश्चन अराइजेस, फिर हम मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर ही क्यों रहे हैं? व्हाई नॉट एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन? और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हमें करना ही पड़ता है? नोट कर लिया सबने? मैं लिखूं आगे? तो बेटा मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ उन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इट इज यूज्ड फॉर गेटिंग metals of very high reactivity level। तो आप कहोगे molten salt electrolysis is used only for getting metals of
1, group 2 and aluminium. तो मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ जब हमें ग्रुप 1 के एटम्स बनाने होते हैं, मान लो मुझे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम बनाना है, और आई वांट टू गेट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, और वी वांट टू गेट एल्युमिनियम। सिर्फ इनके लिए हम मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव, these are very reactive metals. Very good reducing agents. ये बहुत ही अच्छी reducing agents हैं. When I say very good reducing agents, तो आप कहोगे therefore can be reduced. हम इन metals को reduce कर पाते हैं बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इनको सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से रिड्यूस किया जा सकता है और कोई मेथड ही नहीं था इनको रिड्यूस करने का, और कोई मेथड हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है जी, गॉट इट? अब हमारे पास आ जाता है एक्वस सॉल्ट, यानी अब हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो फोर्थ आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब जब आप एक्वस NaCl लेते हो तो इसका मतलब आपने नमक में पानी डाल दिया है, ठीक है? NaCl प्लस वाटर, नमक पानी में जाने के बाद बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी जब पानी में नमक जाता है तो आपको ये समझ आता है कि वहां पे जो आयंस प्रेजेंट होंगे दोज आर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सोच के बताओ ये HOH कहां से आया? फ्रॉम वाटर, करेक्ट। और नमक से क्या मिला हमें? सोडियम और क्लोराइड। तो अब मेरे पास 4 आयंस हैं, 4 आयंस आर देयर। अब हमने इन 4 आयंस को देखा और ये सोचा कि जरा देखते हैं क्या होगा। कैथोड पे कौन कौन आ सकता है बेटे? सोडियम आयन भी आएगा और H पॉजिटिव भी, लेकिन दोनों में से इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट और इसकी वैल्यू थी -2.7 वोल्ट। इतना ही था, 7 था। अब मुझे बताओ इन दोनों में से which one is going to be reduced? किसकी रिडक्शन होने के चांसेस है? H पॉजिटिव। हमने कहा था जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो रिड्यूस हो जाएगा, तो H पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, H स्टेबल नहीं था तो दोबारा H से कंबाइन कर गया एंड वी गेट H2। तो हम कहेंगे ओवरऑल देखा जाए तो कैथोड पे सोडियम नहीं बन पा रहा, क्या बन पा रहा है? हाइड्रोजन गैस। फिर हम पहुंचे जरा एनोड पे, तो एट एनोड हमारे पास 2 आयंस पहुंच गए थे, वन इज Cl नेगेटिव, अनदर इज OH नेगेटिव, और इन दोनों में से Cl नेगेटिव चला गया, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Cl प्लस Cl वी गेट Cl2। तो आप कहोगे ये तो क्लोरीन बन गया। यानी ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बना। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बन रहा है कि NaCl प्लस वाटर वी आर गोइंग टू गेट, सोडियम आयन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई, क्लोरीन गैस फॉर्म हो गई, और OH नेगेटिव आयन को कुछ भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन को ध्यान से चेक करोगे तो अब आपको इसको बैलेंस ही करना है। 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 हाइड्रोजन्स,
2OH 2NaOH H2 plus Cl2। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनी। क्या ये मोल्टन सॉल्ट यानी मोल्टन NaCl से मैच कर रही है? तो आंसर इज नो। मोल्टन NaCl वाले केस में तो सोडियम और क्लोरीन बना था, यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो मोल्टन की जगह अगर आप पानी डाल देते हो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में पानी ऐड करने से प्रोडक्ट चेंज हो जाते थे, इसलिए हम मोल्टन सॉल्ट जब करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि कब हमें मोल्टन ही करना चाहिए। अगर मुझे सोडियम मेटल चाहिए तो मुझे मोल्टन सॉल्ट लेना पड़ेगा, और अगर मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो आई टेक एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया? राइट? तो ये ध्यान क्या रखा मैंने, इन दोनों में से कौन गया था? H पॉजिटिव। इन दोनों में से कौन जा रहा है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इज हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर चांस टू बी लिबरेटेड, तो क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। कई बार ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस पे कैथोड पे क्या बनेगा? तो आंसर होता है हाइड्रोजन गैस। या एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन गैस। पानी में क्या बचेगा? अब बताओ, पानी में क्या बच गया? NaOH। तो पानी में NaOH बच गया, इसलिए pH क्या हो जाएगा सोल्यूशन का? ग्रेटर देन 7। यानी जब आप इसमें करंट पास करोगे तो सोल्यूशन का pH 7 से बढ़ जाएगा। इट्स गोइंग टू बी मोर देन 7, तो आप कहोगे pH इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ आया बेटे? एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या चीज एक्स्ट्रा हो गई है? पानी ऐड हो गया है, और पानी ऐड होने की वजह से वहां पे 2 आयंस एक्स्ट्रा आ गए थे। नाउ फिफ्थ इलेक्ट्रोलिसिस इज, करते हैं जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस। चलो बताओ जरा, आयंस कौन से होंगे? Copper 2 positive, SO4 2 negative. Right. Copper 2 positive, SO4 2 negative, H positive, OH negative. पानी डाला है, these ions are going to be there. अब इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करना है। इसमें मेरे पास 2 पार्ट्स बन सकते हैं। I can do it with copper electrodes or I can do it with platinum electrodes. तो आप लोगे with platinum electrodes। अगर आपने platinum की इलेक्ट्रोड ली तो ये कैसी है? इनर्ट की रिएक्टिंग? इनर्ट। और अगर मैं बोलूं with copper electrode, दिस इज गोइंग टू बी रिएक्टिव। तो अब आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट एक्वस, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है प्लैटिनम के साथ या फिर कॉपर के साथ। अगर हम प्लैटिनम के साथ करते हैं तो मेरे पास जो आयंस हैं, दोस आर कॉपर सल्फेट H एंड OH। प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड कॉपर भी, क्योंकि कॉपर की मेटल रॉड भी रिएक्ट करती है तो स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे आयंस जो है वो, और वहां पे कॉपर का एडिशन है बस। अब क्या हुआ? एट कैथोड, अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं कि इसकी वैल्यू 0.34 है और हाइड्रोजन की 0.0 वोल्ट, तो बताओ कॉपर और हाइड्रोजन में से विच वन इज गोइंग टू बी लिबरेटेड एट कैथोड? कॉपर। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वी आर गोइंग टू गेट कॉपर। एंड देन वी हैव एट एनोड, एनोड पे हमारे पास सल्फेट और OH में से OH इज गोइंग टू बी द विनर, तो हम कहेंगे OH नेगेटिव माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज OH, OH प्लस OH, वी गेट वाटर प्लस हाफ O2, it means 2 OH negative
-2 electrons, we get water plus half oxygen gas. तो अब एट कैथोड एट एनोड, ये दो प्रोसेसेस आ गए, कैथोड वाला भी आ गया, एनोड वाला प्रोसेस भी आ गया, और ये कब हो रहा है, जब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? इसका ओवरऑल रिएक्शन आप अभी लिखोगे, और यहां पे क्या होगा, एट कैथोड copper 2 positive is going to be there, और यहां एनोड पे कॉपर मेटल से कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया। इट मींस जब आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया तो क्या हुआ, कॉपर आयन की तो रिडक्शन हो गई और कॉपर मेटल की क्या होने लगी, रॉड की ऑक्सीडेशन। तो आपको भी इसका मतलब यहाँ पे ये जो कॉपर की रॉड थी जो एनोड बनाई गई थी, दिस इज एनोड, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी इस रॉड से कॉपर पानी में आ रहा है और फिर पानी से यहाँ आके डिपॉजिट हो रहा है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि क्या होगा, धीरे धीरे एनोड का वेट क्या होना चाहिए, एनोड का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। और कैथोड का वेट बढ़ जाएगा। तो कैथोड इज गोइंग टू गेन वेट, एनोड इज गोइंग टू लूज वेट। ओवरऑल चेंज यहाँ क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ, ये दोनों आपने लिखने हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखो, जरा सोचो कि ओवरऑल क्या हुआ है। मेरे पास ये सब कुछ था और एंड में बना क्या, करंट डालने से दोनों केसेस में ओवरऑल चेंजेस क्या हुए। हाँ जी बेटा, फर्स्ट केस में कॉपर सल्फेट पे पानी डाला, करंट पास किया। जब आप करंट पास करते हो तो आपको कॉपर मिल रहा है, राइट, ऑक्सीजन मिला, H पॉजिटिव को कुछ भी नहीं हुआ, सल्फेट को कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे सोच के बताओ, इस रिएक्शन में ये क्या है, H पॉजिटिव और सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल ठीक जी, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इसलिए पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगी। और जो दूसरा रिएक्शन हमारा हुआ उसमें देखो कुछ हुआ ही नहीं। अगर एक कॉपर यहां पानी में आया तो एक डिपॉजिट हुआ,
तो क्या कॉपर की कंसंट्रेशन को कोई फर्क पड़ा? आंसर इज नो। सल्फेट को फर्क पड़ा? नो। H पॉजिटिव नो चेंज, OH नेगेटिव नो चेंज, यानी इस पूरे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ कंसंट्रेशन का। तो नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन pH व्हेन इट इज कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब अगर आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज की होती तो आपकी रिएक्शन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक रॉड घुलती जा रही है और एक रॉड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिएक्शन में चेंज आ रहा है और एसिडिक pH क्रिएट हो रहा है, राइट? समझ आया? Yes, ma'am. Yes. चलो जल्दी से इसे खत्म करेंगे, नोट करेंगे और एक और इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं एंड देन वी विल बी ओवर विद द इलेक्ट्रोलिसिस। मैं हाँ जी बेटा अभी एक और करना है प्रोसेस। अभी 5 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए रिकनेक्ट करेंगे ताकि हम सिल्वर नाइट्रेट भी कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फैराडेज लॉ करा पाऊंगी। Start with electrolysis of silver nitrate with platinum electrode and silver electrode। करो जी, सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ अब आपको सिल्वर के साथ उसे सोचना है। Now it is electrolysis of silver nitrate with silver electrode or platinum electrode. With platinum electrode, यानी inert electrode, क्या सोचा? We have silver ion, nitrate, H positive, OH negative. This is 0.80 volt and this is 0.0 volt. नेक्स्ट है एट कैथोड। Ag1 positive will gain 1 electron, we get silver. And at anode, it is OH negative minus 1 electron is OH. OH plus OH, it is water plus half O2. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। It is 2 OH negative minus 2 electrons, we get water plus half O2. इस पूरे प्रोसेस में आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, एक तो हम ये लिखेंगे, और इस तरफ क्या हुआ, हमारे पास सिल्वर आयंस थे, नाइट्रेट था, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, एंड वी हैव सिल्वर मेटल आल्सो, क्योंकि रिएक्टिंग है। अब रिएक्टिंग था तो वही प्रोसेस वाज सेम कि एट कैथोड वी आर गोइंग टू हैव सिल्वर 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन silver, or at anode will have silver gives silver 1 positive plus 1 electron. दोनों तरफ ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। राइट द ओवरऑल रिएक्शन इन बोथ द केसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये हमारी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जिसको आपने अच्छे से समझना था। करो जरा कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन लिखो, सोचो। और ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं, इन सब का डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ई नॉट सेल नेगेटिव। इन सब प्रोसेसेस में करंट यूज होता है, इन सब प्रोसेसेस का एन आप निकाल सकते हो, इट्स रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस।
F की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 96500 कूलम्स। यहां तक बेटे समझ आ गया? किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। हाँ जी बोलो बेटे। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है? ओवरऑल रिएक्शन लिखते हुए हमें लिखना है कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, और प्रोडक्ट क्या है? एक सिल्वर है और एक ऑक्सीजन है, बस। फिर बैलेंस कर देंगे। जैसे मैंने लिखा सिल्वर नाइट्रेट H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं। अब मेरा प्रोडक्ट क्या बन चुका है? एक तो सिल्वर मेटल बन गया है, एक मुझे ऑक्सीजन गैस दिख रहा है, बाकी क्या बचा? इसका मतलब H पॉजिटिव और नाइट्रेट को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बैलेंस कर दो, करो। वन सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट, एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। हाफ O2 में एक ऑक्सीजन बैलेंस्ड और हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसको 2 कर लेते हैं। Now it is balanced, ठीक है। बैलेंसिंग तो आपने वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मल बैलेंसिंग होती। मेरे को ऑक्सीजन एक दिख रही है, वन ऑक्सीजन 2H पॉजिटिव 2 नाइट्रेट 2 सिल्वर, ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल, बैलेंस्ड। इसका मतलब इसमें यहाँ पे pH फिर से क्या हो गया? लेस देन 7, क्योंकि आपको नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। यहाँ देखो, शुरू तो मैंने इसी से किया था, सिल्वर नाइट्रेट H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर एक सिल्वर आयन गया तो एक सिल्वर आयन आ गया, इसका मतलब सिल्वर आयन को कुछ नहीं हुआ, नाइट्रेट को कुछ हो ही नहीं रहा, H पॉजिटिव को कुछ नहीं हो रहा, OH नेगेटिव को कुछ नहीं हुआ। It means overall no change in concentration, no change in pH. Weight of anode will be lost and weight of cathode will be gained या increased, will increase. तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लो आपसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, और आप वहां पे कह के आ जाओ pH इज लेस देन 7, तो गलत ही हो गया ना। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब सिल्वर इलेक्ट्रोड या कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज किए है तब pH को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एनोड का वेट कम होता जाता है, कैथोड का वेट बढ़ता जाता है, दैट इज द ओनली चेंज। और यहाँ हमारे पास क्या है, जब हमने प्लैटिनम की रॉड यूज की है तो मेरा प्रोसेस बता रहा है कि एक तो सिल्वर मेटल बन रहा है, एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और एक वहां पे नाइट्रिक एसिड बन रहा है, राइट? समझ आया? हाँ जी बहन, क्लियर हो गया बेटा? भव्य समझ आया? भव्य ओके। मेहुल आपको क्लियर हो रहा है बेटा? बहुत दिन बाद क्लास लगाई है आपने। यस मैम। चलो गुड, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। तो हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस के सिंपल एग्जांपल्स करने थे दैट वी आर डन विद। नेक्स्ट क्लास में हम फैराडेज लॉ कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, हमें याद करनी पड़ेगी। तो ये आपने याद रखना है, जैसे मोल्टन NaCl एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड या सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. So these processes you are going to learn.
नोट कर लिया सबने? यस। That's all for today's class. आज हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. अभी इलेक्ट्रोलिसिस का ही टॉपिक चलता रहेगा, तो एक क्लास और, यानी उस पूरी क्लास में हम इसी इलेक्ट्रोलिसिस को और आगे न्यूमेरिकली समझेंगे. अभी हमने थ्योरेटिकली समझा है, तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के. तो नेक्स्ट क्लास में हमने इसी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के आना, रिवाइज करके. ओके? थैंक यू। हाँ जी बेटा. ओके जी, थैंक यू बेटा. ओके जी, बाय बाय, टेक केयर. बाय. ओके, बाय बाय बेटे.